हाय गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ नोट्स बना रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज जीन जैक रूसो। तो रूसो के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कल हमने हॉब्स के बारे में देखा था, उससे पहले हमने लॉक के बारे में देखा था, और इसी डायरेक्शन में नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रूसो हैं। रूसो के बारे में या फिर उनके रिलेटेड कोई वर्क के बारे में हमेशा पूछ ही लिया जैसे एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम का ये तो भाई बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनकी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आप उनको ढंग से समझिए और उनको पढ़ते जाइए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ढंग से अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और आप प्लीज़ नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में यही काम आएंगे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ हो जाएंगी, इतना बर्डन हो जाएगा। 10 यूनिट हमें कवर करनी है 1 दिसंबर तक, तो उन सारी वीडियोस को कवर करने में, फिर उनको याद करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एकदम शॉर्ट नोट्स बना लें, और मैं आपको हैंडआउट्स थोड़े से मैं आपको सेंड करूँगी, दिखाऊंगी कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए हुए थे, जिससे मैंने अपने एग्जाम क्लियर किया था, और लास्ट टाइम में वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो जो रूसो हैं वो 1712 से 1778 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर कहलाए जाते हैं, राइटर भी हैं, और साथ साथ में क्या है, एनलाइटेंड थिंकर भी हैं। एनलाइटेंड थिंकर का मतलब ये है, ये वही एनलाइटेंड जो एरा हुआ था उसी ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। ये इन्फ्लुएंस हुए थे जब पूरी दुनिया भर में इस तरीके से इंटेलेक्चुअल बातें चल रही थी, स्कॉलर्स अपने आइडियाज़ दे रहे थे, उसी टाइम पीरियड के हमें रूसो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड थिंकर बोला जाता है, एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो इन्हीं के आइडियाज़ की वजह से हुई थी। इन्होंने अपने आर्टिकल्स इतने ज़्यादा पब्लिश किए, अपनी बुक्स इतनी ज़्यादा निकाली कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। लोग कैफ़े में, रेस्टोरेंट में और कहीं पे जाके इनके इनके विचारों को पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। और लास्ट में क्या हुआ, इन्हीं के आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा जोर पकड़ा और फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति आई थी 1789 में। ठीक है, तो इसलिए इन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, एंड फेमस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने 2 कॉन्सेप्ट के लिए, एक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं और एक जर्नल बिल का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, तो इनका ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो फेमस इनका एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, साथ के साथ जर्नल बिल का इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ को हम आगे डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनका लाइफ और बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा देखेंगे। बॉर्न इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो, ये इनका जो जन्म था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था 1712 में, बट डाइड इन फ्रांस। देखो, लेकिन ये क्या हुआ, फ्रांस में इनकी मौत हो गई 1778 में। पहले के जो स्कॉलर्स थे या फिर पहले के जितने भी लोग थे, ट्रैवलर्स थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमते रहते थे। आज प्रेजेंट इतना डिजिट हो गया सिस्टम, वीज़ा लाओ, पासपोर्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ, इलीगल माइग्रेशन की इतनी बड़ी इशू आ गई है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है किसी भी देश में जाने के लिए, और क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर इतिहास को उठा के देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये बहुत महान महान जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो ऐसे ही देशों में चले जाते थे, वहाँ पे डिप्लोमेट बन के बातें किया करते थे। फिर वहाँ से क्या है, बहुत सारे आइडियाज़ इंडिया में लेकर आते हैं, किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगाएं, किस तरीके की सेना होनी चाहिए, और वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेके आते थे। तो उस टाइम सिस्टम बहुत ईजी था। तो उसी सारे सिस्टम के साथ साथ ये जो स्कॉलर्स होते थे, माइग्रेंट्स होते थे, वो एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है, जो स्विट्जरलैंड है वो कितनी दूर है फ्रांस से। तो क्या है, जो इनका जो जन्म है रूसो का, वो स्विट्जरलैंड में हुआ, लेकिन इनकी मौत जो होती है वो फ्रांस में होती है। ठीक है, ये एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन है, वॉन्डर्ड अक्रॉस यूरोप, शेप इज क्रिटिकल आउटलुक। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊँ, थोड़ा सा इनका पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ, तो देखो मैं बता रही हूँ। इनकी जो मदर थी ना, माता थी, वो बहुत ही, जब ये छोटे थे इनको जन्म देके ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन इनके जो पापा थे वो ऐसे ही थे, मतलब आवारे गर्दी टाइप के थे, एकदम शराबी कबाबी टाइप के थे। उनको कोई पड़ी नहीं थी कि उनका बेटा है, पढ़ेगा लिखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो अपनी कोई जॉब को सीरियस नहीं लेते थे, अपने हेल्थ को सीरियस नहीं लेते, घर परिवार को सीरियस नहीं लेते कि उनके बच्चे हैं, उन्हें देखना है, कुछ भी करना है। उनका कुछ नहीं था। अय्याश थे एक नंबर के। इसके पिता, रूसो के पिता की बात कर रही हूँ, और ये सच है, क्योंकि मैं बुक में ऑलरेडी मैंने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप देखो, एक जो बच्चा है वो भाई क्या सीखेगा अपने पिता से, यही सीखेगा कि ज़िंदगी ऐसी है, ऐसी शायद जी जाती है। तो जब हम बाद में जाके देखते हैं, जो लाइफ देखते हैं रूसो की, वो भी बहुत ज़्यादा क्योटिक है। ठीक है, ये क्या करते हैं, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी शादी के बाद अपनी बीवी और 5 बच्चों को छोड़ देता है। ये चीटिंग करता है अपने दोस्तों से, धोखाधड़ी करता है, गलत काम में इन्वॉल्व होता है। जो रूसो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, लेकिन आप इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखोगे ना, तो इनकी पूरी चीटिंग से, जैसे मक्कार लोग होते हैं ना, शरारती होते हैं मक्कार, वो थे ये पूरे तरीके से। ठीक है,
तो ये सेल्फ एजुकेटेड थे, जितना भी पढ़ना था खुद ही पढ़ते थे। इनका जो क्रिटिकल आउटलुक है इन्होंने खुद से ही डेवलप किया था, किसी के ये स्टूडेंट नहीं थे, कहीं पे जाके ये पढ़ाई नहीं करते थे, स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे, ठीक है। तो ये हमें देखना होता है। अब आपके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है कि सोचो एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन कितना ज़्यादा होशियार रहा, उसका पॉलिटिकल साइंस में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। एंड बिलोंग टू एनलाइटनमेंट एज बट ऑफन क्रिटिसाइज इस रैशनलिज्म। देखो ये क्या है, एनलाइटनमेंट जो एज है वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रैशनैलिटी की बात करते हैं उसको ये कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर को ये इतना मतलब सही मानते हैं, ठीक तरीके से मानते हैं, तो वो तर्कवाद को थोड़ा सा कम आंकते हैं। ये कहते हैं कि तर्कवाद इतना नहीं होना चाहिए, आप हर चीज़ में तर्क नहीं ढूंढ सकते। कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, किसी ने बताई है, और कुछ अगर राइट्स वगैरह आपके अगर समाज के लिए या फिर कुछ वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कम करने पड़ रहे हैं, तो आपको उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी रूसो हमें सिखाते हैं। साथ में क्या है, एडवोकेट ऑफ नेचुरल गुडनेस ऑफ मैन एंड क्रिटिक ऑफ सोशल करप्शन। और ये क्या कहते हैं कि जो इंसान है वो नेचुरली क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, एकदम सिंप्लिसिटी की तरह पैदा हुआ है। मतलब प्राइमरली ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, जब पूरे दुनिया में क्या होता था, सारे लोग जिस तरीके से नेचुरल शेल्टर्स में रहते थे, फायर जला के रहते थे, ठीक है, और कम्युनिटीज़ में रहते थे, तो उसी इंसान को ये अपने दिमाग में रख के कह रहे हैं कि इंसान बहुत ही अच्छा है, नेचुरली उसको भगवान ने बहुत प्यारा बनाया है, उसके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, कोई एम्बिशियस नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह की बात ये करते हैं। लेकिन ये सोशल करप्शन को बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं। ये कहते हैं जब सोसाइटी में करप्शन होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स करें, चाहे मोनार्की करें, कोई भी स्टेट की फॉर्म करें, तो वो करप्शन बहुत ज़्यादा बुरा है, उसको ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इनकी मेजर बुक्स के बारे में और बात कर लें, क्योंकि इनके बुक्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट हैं, और आपको इसमें से कौन सी बुक सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इनकी जो पहली बुक है वो है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड द आर्ट, ये 1750 में लिखी, ठीक है। देखो डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड द आर्ट जो 1750 में इन्होंने किताब लिखी है, उससे पहले क्या हुआ था, फ्रांस में एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन हुई थी। उस कॉम्पिटिशन में ये बताना था कि ये बताना था, उसका टॉपिक ये था कि जो सिविलाइजेशन है, जो सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या वो लोगों को मोरली करप्ट बना रही है या फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको इन्होंने बताया था उस आर्टिकल में कि ये मोरली लोगों को करप्ट बता रही है, और उसका बहुत प्यारा से इन्होंने एनालिसिस दिया था, और ये इस कॉम्पिटिशन को जीत गए थे। और इनकी इस कॉम्पिटिशन की वजह से ये पूरे जगह में जाने गए, पूरे यूरोप में जाने गए, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी, तर्कवादी बातें लिखी, किस तरीके से जो समाज टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा करप्ट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग के एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं, डिस्कवरीज होती जा रही हैं, साइंटिफिक आउटलुक उन्होंने अपना लिया है जिसमें क्या करें, करप्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिविलाइजेशन करप्ट मोरालिटी, इनका मानना है जो सिविलाइजेशन है वो क्या करती है, मोरालिटी को पूरी तरीके से करप्ट कर देती है। अब यहाँ पे आप सिविलाइजेशन का मतलब समझ रहे होगे, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता नहीं है यहाँ पर। सिविलाइजेशन का मतलब जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ में रहते चले जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है, ये हमें बहुत ज़्यादा करप्ट कर रहा है मोरली। हम दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना ही देख रहे हैं। तो ये बात है। पहले उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा था, लेकिन फिर उन्होंने पूरी दूसरी किताब लिख दी जिसका उन्होंने नाम दिया डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, जो 1750 में लिखी। फिर उन्होंने दूसरी जो बुक लिखी अपनी वो थी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इन्होंने इनइक्वालिटी के ऊपर भी बात लिखी है कि समाज में किस तरीके से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई है, ठीक है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही रूट ऑफ इनइक्वालिटी बताते हैं। मतलब जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसने भी ओन कर रखी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा सेंटर कोर बन जाता है लिबरलिज्म आइडिया का, क्योंकि लिबरलिज्म आइडिया यही कहता है कि जिसने ज़मीन को साफ़ किया है, जिसने ही ज़मीन को अपने फ्लरिश किया है, फर्टाइल बनाया है, वही उसका मालिक हो जाता है। तो एक तरीके से ये ना बुर्जोसिस जस्टिफिकेशन है, जैसे मार्क्सिस्ट थिंकर ने कहा था, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे रूसो हैं वो भी कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती है। सही बात भी है, क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिटी में डोनेट करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उनका क्या करने लगो, संचय करने लगो, अपने पास रखने लगो, और जब आप पास रख लो तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे, और समाज में जो भी दूसरे वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, समाज में एक प्रकार की इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, ये बात कहते हैं। और इनकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है उनका, उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है जो उन्होंने 1762 में लिखी है, इसका ईयर भी याद रखना। ये बुक्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जाम की, ये तो पूछी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर उनका वर्क ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उससे वो फेमस हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे जाने गए हैं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस तरीके से रूसो जाने गए हैं, उसी तरीके
जैसे लेवियाथन के लिए कौन जाना गया है, हॉब्स जाने गए हैं, मैकियावेली द प्रिंस के लिए जाने गए। तो इन सारे लोगों की ना एक इंपॉर्टेंट ऐसी किताब रही है जिसके लिए बहुत ज़्यादा जाने गए हैं, तो वो आपको याद रखनी है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो बुक लिखी है 1762 में, ये बताते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, और कहते हैं कि जो सत्ता है वो सही जो मायने में किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है, आम जनता के पास में होनी चाहिए, ना कि किसी मोनार्क में और ना ही किसी ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी में, ठीक है। तो इस तरीके की भी बातें हमें देखने को मिलती है। फिर जो एमिली जो बुक है 1762 में लिखी है, ये भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें क्या बात करते हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें भी इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्फेशंस इन्होंने 1782 में लिखी है, जब ये मर जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है, उसके बाद ये पब्लिश होती है, जिसमें इनकी ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये इनकी 5 इंपॉर्टेंट बुक हैं, आप इनको ध्यान से देख लें, लेकिन प्लीज़ ये एमिली और ये क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक है। हर हाल में क्या आपको पढ़ना है भाई, एग्जाम क्रैक करना है तो भाई चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। अब देखो इनका स्टेट ऑफ नेचर हम जान लेते हैं कि वो हमने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की थी तब हमने जॉन को पढ़ा था, जॉन लॉक को पढ़ा था, हॉब्स को पढ़ा था और रूसो को पढ़ा था। लेकिन इन सारे लोगों ने जो स्टेट ऑफ नेचर था उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। जिस तरीके से हॉब्स ने कहा था कि एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, पूरे समाज में सारी चीज़ें बेकार हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, कोई भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा था, सब कुछ जब फेल हो गया था तब लोगों ने क्या किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये बनाया कि हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सरकार बनाएंगे, सरकार हमें रूल करेगी और उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। वहीं जो जॉन लॉक होते वो कहते नहीं ऐसा कहीं था, समाज एकदम पीसफुल था, लोग सारे अच्छे थे और बढ़िया तरीके से उन्होंने सोच विचार से क्या किया, एक स्टेट ऑफ नेचर को डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उनको नेसेसरी लगी, नीड लगी चीज़ों की, इसलिए उन्होंने बनाया। अब रूसो क्या कहते हैं वो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अनलाइक हॉब्स, देखो हॉब्स ने क्या बताया था, पेसिमिस्टिक बताया था, ठीक है, ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा ग्रीडी और एग्रेसिव बताया था। वहीं पे जो लॉक थे वो ऑप्टिमिस्टिक की बात करते थे, ठीक है, उन्होंने तो ह्यूमन नेचर को अच्छा बनाया था और एक एज ए नीड, जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो हम उसको बना लेते हैं। तो वो जो लॉक है वो यही कहते हैं कि नहीं, उन्हें ना ज़रूरत पड़ी, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं था कि उनकी मजबूरी थी या फिर एकदम बहुत ज़्यादा वॉर हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो ये कहता है कि जो ह्यूमंस है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लॉक से आपको मिलता जुलता दिखाई देगा, कंपैशनेट है, फ्री एंड इक्वल है, सारे लोग बढ़िया तरीके से, ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि राज्य में कौन राज कर रहा है, कौन नहीं राज कर रहा है, और ये लॉज क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, इन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और सारे ही लोग इक्वल हैं, चाहे मैन हो गए, वेमेन हो गए, चाहे अमीर गरीब तो है ही नहीं समाज में, ठीक है। और सारे के सारे लोग कैसे फ्री हैं कम्प्लीटली, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, इस तरीके से वो क्या है, फ्री हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट बात करते हैं नॉट शेल्फिश, ना कि वो शेल्फिश हैं बट सेल्फ प्रिजर्विंग है। लेकिन सेल्फ प्रिजर्विंग का मतलब है अपने आप को क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। दे फॉट फॉर द सर्वाइवल और द एग्जिस्टेंस ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, अपने लिए ही वो लड़ते रहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, इसलिए सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात ये करते हैं। करप्शन बिगिन विद प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो रूसो हैं वो ये कहते हैं कि जो करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है वो कब शुरू होता है, जब इंसान अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना शुरू कर देता है, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से इंसान के मन में क्या होती है, ग्रीड होती है, लालसा होती है और साथ में इनइक्वालिटी डेवलप होती है समाज में और स्लेवरी को जन्म मिलता है, ठीक है। सिंपल सी मतलब है, जब प्राइवेट, अब जब आपके पास सारी चीज़ें या रिसोर्सेज कम्युनिटी के हैं, कम्युनिटी वाले लोग आराम से खा पी रहे हैं, सारे लोग इक्वली मेहनत कर रहे हैं और सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो रहा है, तो आपके मन में कभी भी नहीं आएगा कि हमारे पास खुद के प्लॉट्स हों, प्राइवेट प्रॉपर्टी हम रखें, ठीक है। आपके मन में ये चीज़ तब आएगी जब आपके अंदर क्या होगा, लालच होगा, बहुत बड़ा लालच होगा और आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना चाह रहे होगे या फिर आप इनक्वालिटी समाज में डेवलप करना चाह रहे हो, तब आप सोचोगे नहीं, मेरे पास खुद की ज़मीन होगी जिस पर मैं दूसरों से काम करवाऊंगा। इस तरीके से आप तो अमीर हो जाओगे लेकिन बाकी के लोग आपसे गरीब हो जाएंगे। तो ये क्या हो, एक समाज में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ पर आप अमीर हो और दूसरे लोग गरीब है, ठीक है। तो इसी इसका बहुत ज़्यादा अपोज कौन करते हैं, रूसो अपोज करते हैं और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है इसी से स्लेवरी का जन्म होता है। देखो पहले के जो स्लेव्स थे ना, उनको ना प्लांटेशन वर्क में यूज़ किया जाता था, उनसे खेती कराई जाती थी, अपने घर के काम कराए जाते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये कहते हैं कि जब आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी खुद जाके टाइलिंग करोगे, सोइंग करोगे,
करोगे या फिर उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप ही के हाथों से होगी, बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या करोगे, दूसरे लोगों को हायर करोगे और वो दूसरे लोग अल्टीमेटली कौन होंगे, आपके स्लेव्स होंगे, नौकर होंगे बेचारे जो काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसकी स्टेट ऑफ नेचर किसके कैसा था इनका, जो रूसो का, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी बोल सकते हैं इसको, उस व्यू में था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर आपने समझ लिया, साथ में आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी समझ लीजिए। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कहता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंट नॉट फोर्स। देखो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, किसी भी तरीके की राजनीतिक शक्ति कोई इंसान अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, जो जनता ने जिसको आगे बना के भेजा उसका कंसेंट होना चाहिए, ना कि फोर्स होना चाहिए। अगर मान लो मुझे पीएम का चुनाव लड़ना है तो मैं अपने राज्य में ये नहीं करूँगी कि सारे लोगों को मार पीट के बोलूँगी कि आप ना मुझे वोट करना, नहीं किया तो मैं तुम्हें और मारूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उन लोगों का दिल जीतना चाहिए, उनके लिए अच्छे काम करने चाहिए, उनमें उनके अंदर इतना विश्वास दिला देना चाहिए कि हाँ हम अगर एक बार सत्ता में आ गए तो हम बहुत अच्छे काम करेंगे, आपके उत्थान के लिए काम करेंगे, ठीक है। जब ऐसी बातें आप करते हो तो लोग आपको क्या करते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, ठीक है। और कंसेंट के थ्रू आपको क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी पे बिठाते हैं जहाँ पे आप उन पावर्स का एक्सरसाइज करके उन लोगों के लिए भला कर सको, ठीक है। यही तो हमारी एस्पिरेशंस होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि हाँ हम लोग हमेशा फेल रहते हैं इस चीज़ में। तो देखो इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस कोट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। देखो इनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो एकदम फ्री है लेकिन वो हर कहीं चेन में बंधा हुआ है। अब कैसे बंधा हुआ है, तो देखो जब हम पैदा होते हैं तो हम लोगों के पास कोई भी ऐसे कोई रेगुलेशन, कोई लॉज, कोई रूल्स फूल्स हमें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे हम समझदार होते हैं, बड़े होते जाते हैं, वहाँ हमें हर तरीके के रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। हम राइट साइड नहीं चल सकते रोड के, तो एक हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस तो ये, मान लो हम बहुत ज़्यादा पहाड़ की चोटी मतलब ऊंची चोटी पर नहीं चढ़ सकते, ये भी हमारे लिए क्या है, एक रेस्ट्रिक्शंस है। हम बहते पानी में पैर नहीं घूम नहीं सकते वहाँ पे, या फिर कुछ नहीं कर सकते, ये भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो उन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो बॉर्न हुआ है, फ्रीली बॉर्न हुआ है, उसका जन्म एकदम फ्री हुआ है, लेकिन वो हर कहीं चेंज में। तो देखो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि आपके रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आप दूसरों की लिबर्टी को हार्म करना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, और जब कोई कहेगा तो आप क्या कहने लगोगे, अरे मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। ऐसा वाली चीज़ निकल के आ जाती है, ठीक है। देन ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब ऐसे सारे लोग हैं जो कंसेंट हैं लोगों की, लीडर्स की है, और मैन के बारे में जब भी बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, तो जो इनका कहना है वो इंडिविजुअल सरेंडर टू जर्नल विल नॉट अ रूलर। जो इंडिविजुअल है वो अपनी स्वेच्छा से, जर्नल विल का मतलब था अपनी ही स्वेच्छा से उन्होंने सरेंडर कर रखा है अपने आप को एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के नीचे, ठीक है। आपने ऐसा नहीं किया कि उन्हें कोड़े मारे हैं, उन्हें परेशान किया है, तब उनसे कहा है कि आप हमें रूलर चुनिए, नहीं। लोगों ने अपनी ही इच्छा से, अपनी समझदारी से लोगों ने क्या किया है, एक ऐसे इंसान को या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को चुना है जो उनके ऊपर क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है। एंड स्टेट बिकेम अ कलेक्टिव मोरल बॉडी, और इसी से क्या होता है, जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो एक कलेक्टिव मोरल बॉडी बन जाती है। क्यों, क्योंकि जब जर्नल विल का कॉन्सेप्ट आपने जहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे सारे लोग क्या है, एग्री हैं किसको, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बैठाने के लिए अपने ऊपर, तो एक मोरल बॉडी ही तो बन गई ना। आपने फोर्स का यूज़ किया, ना आपने आर्मी का यूज़ किया, और ना ही कोई आपने बहुत ज़्यादा दूसरे तरीके का यूज़ किया जिसमें लोगों को हार्म हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है इस तरीके से क्या बन जाता है, एक कलेक्टिव मोरल बॉडी बन जाता है। गवर्नमेंट का क्या काम है, यहाँ पे जो सरकार बनेगी वो क्या करेगी, तो इनका मानना है मेयर एजेंट ऑफ सोवरेन पीपल। इनका मानना है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट है जो सोवरेन पीपल है। सोवरेन पीपल का मतलब है जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी किसमें हैं, जनता में निहित हैं। अब ये ना कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आइडियाज़ को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, हम पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली हैविंग ऑल द पावर्स। हम अगर कल को चाहें तो बीजेपी सरकार को हम गिरा सकते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हम कहाँ ला सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं। तो जो सोवरेन पावर वो किसके हाथ में, हमारे हाथ में, अल्टीमेटली हमारे ही हाथ में। तो ये जो थॉट है इन्होंने सोचो 17वीं सेंचुरी में दिए थे, और प्रेजेंट डे हम कहाँ 2025 में जी रहे हैं, ठीक है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख जाते तो ये सारे जो कोर आइडियाज़ है वो चेरिश हैं भाई, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, यही सब हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से आ नहीं गया, या फिर किसी एक इंसान ने एक इंसान इतना ज़्यादा वैसा नहीं हो सकता, समझदार नहीं हो सकता कि उसने एक ही दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। नहीं भाई, उसने पूरी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, लाखों लोगों की आइडियोलॉजी जानी कि किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग उसमें कैसे होने चाहिए, लोग वोट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वोटिंग राइट
किस किस को देना चाहिए, क्या विमेंस को भी उसमें एडमिट करना चाहिए। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं कहाँ से निकले हैं, ये रूसो से निकले हैं, हॉब से निकले हैं, लॉक से निकले हैं। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके जितने भी आइडियाज़ हैं वो पूरे दुनिया भर को गवर्न करेंगे। कहाँ उन्होंने छोटे से एक समाज के बारे में बात कही होगी, यहाँ पे कुछ 1000-5000 लोग रहते होंगे, उस समाज के बारे में कही होगी, लेकिन आज इनके जो सारे आइडियाज़ हैं वो पूरी दुनिया भर के 8 बिलियन पीपल्स पे लागू होते हैं। ठीक है, ऊपर से खुश हो रहे होंगे देख के, और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो जर्नल विल और विल ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट जो है वो और समझ लें। देखो, जर्नल विल का मतलब है रिप्रेजेंट्स अ कॉमन गुड कलेक्टिव इंटरेस्ट। जो जर्नल विल होता है जो एक, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉमन गुड को रिप्रेजेंट करता है और कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैंने बोल दिया कल को कि हमारे गाँव के बाहर एक बड़ा सा तालाब बनना चाहिए, और मेरे सारे गाँव वाले राजी हो गए कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे गाँव के बाहर बड़ा सा तालाब बनना चाहिए, ताकि जब भी अगर पानी वानी की कमी हो तो हम उस तालाब से पानी क्या करें, अपने खेतों की ओर ले जाएं। तो ये क्या है, ये जर्नल विल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमन गुड की बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि उस पूरे तालाब पे मेरा हक हो जाएगा या फिर उसका पानी सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूँगी, नहीं। यहाँ पे मैंने कॉमन गुड की बात की है, पूरे गाँव वालों की बात की है, जिसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट है, जितने भी पीपल रह रहे हैं उस सोसाइटी में उन सब का ही उसमें कोई ना कोई फ़ायदा है, ना कि मेरे अकेले का। ठीक है, और इसमें विल ऑफ ऑल का जो आइडिया है वो उसका क्या कहता है। ठीक है, देखो विल ऑफ ऑल का आइडिया कहता है सम ऑफ इंडिविजुअल्स डिज़ायर। ठीक है, इनका मानना है जो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो अपने ही हित की बात करते हैं, वो विल ऑफ ऑल होता है। ठीक है, जो अगर मैं बोल दूं कि अगर मैंने मान लो बोल दिया कि मेरे घर के सामने से, मेरा ही घर एक गांव के बिल्कुल थोड़ा सा अलग बना हुआ है और किसी का नहीं बना है, और मैंने बोल दिया कि यहाँ से ना एक पक्की सड़क निकलवा दो और इसमें सबका फ़ायदा होगा, मतलब पूरे गांव वालों का फ़ायदा होगा, उसमें सड़क निकलवा दो। लेकिन आप अगर मेरा मोटिव देखोगे तो उस सड़क पे, उस सड़क के किनारे सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है, मैं ही उस सड़क को यूज़ कर पाऊँगी, मैं ही वहाँ से रोज़ निकल पाऊँगी। क्यों? क्योंकि गाँव के बाकी सारे लोग दूसरी साइड रहते हैं। तो ये होता है विल ऑफ ऑल, जिसमें हम क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिज़ायर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो जर्नल विल होता है वो कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है, इनअलाइनेबल होता है, इंडिविजिबल होता है और इनफेलिएबल होता है। ठीक है, तो जर्नल विल कैसा हो गया, एब्सोल्यूट हो गया भाई, उस पर तो कोई सवाल ही मत करो। क्यों? इतने जो बात मैं अकेले सोचूंगी तो हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट में मैं बोल रही हूँ, वही बात अगर 100 लोग मिलकर कहेंगे तो हो सकता है, मतलब प्राइमरीली ये बात है कि वो कलेक्टिव के बारे में ही कहेंगे। ठीक है, आप किसी इंसान को या फिर किसी एक कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर सकते, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एग्री करने में। ठीक है, और आप तभी बात किसी चीज़ को आसानी से एग्री कर सकते हो, किसी भी इंसान को या फिर किसी भी ग्रुप को, जब उन सबके फ़ायदे की बात हो रही होगी। अगर किसी एक के फ़ायदे की बात हो रही है ना, वो सारे के सारे भाग जाएंगे। अगर सबके फ़ायदे की बात हो रही है, वो रुकेंगे, सुनेंगे और वो काम भी करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इट सेफगार्ड इक्वालिटी एंड फ्रीडम साइमल्टेनियसली। जो जर्नल विल है उससे क्या मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, समाज में सारे लोग इक्वल रहते हैं, इक्वालिटी से काम करते हैं, कोई ऊंचा नीचा बड़ा नहीं है, सबको फ्रीडम होती है, वो फ्रीडम से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से मिलती है, साथ साथ मिलती है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है फ्रीडम और इक्वालिटी लोगों को क्या मिलेगी, साथ साथ मिलेगी। जब तुम सारे ही इक्वल हो तो सारे लोगों को फ्रीडम भी है कुछ भी करने की। ठीक, तो ये बात कौन करता है, रूसो करते हैं। देन रूसो का एक दूसरा बहुत मेजर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अब ये सोवरेनिटी के बारे में क्या कहते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने सोवरेन किसको माना है, पीपल को माना है, जो कॉमन लोग रह रहे हैं उनको माना है, लेकिन फिर भी उन्होंने और क्या क्या बातें की हैं। देन द सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, एक स्टेट में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, उनके पास सारी की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। उनके अलावा उन शक्तियों का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, फॉरेनर्स आके नहीं कर सकते, वो और कोई इमिग्रेंट्स आके नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनका ही ये अधिकार है कि वो अपने कंसेंट से, अपने सोच समझ से क्या हो, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बनाएं, किसी राजा को बिठा लें, किसी रानी को बिठा लें, जो उनका मन करे बस वही करें। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये किसी 4-5 पीपल का डिसीजन नहीं हो, ये पूरी कम्युनिटी का, पूरे गाँव का डिसीजन होना चाहिए कि उन पर रूल कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि जो रूसो हैं वो सोवरेनिटी के बारे में क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं कि जो सोवरेनिटीज़ हैं या फिर जो जो हाईएस्ट पावर्स है वो किसके हाथ में, वो कॉमन पीपल के हाथ में। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, और जो सोवरेन पावर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ना उनसे छीनी जा सकती हैं और ना ही उन्हें कोई और रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सोवरेन की जो पावर है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो मुझे वोटिंग राइट दिया गया है, मैं इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। मैं नहीं कह सकती कि हाँ कल को मेरी मान लो चाची का बेटा पैदा हो गया तो मैंने बोला अरे मैं इसको दे रही हूँ, मैं तो छोड़ो, अब मैंने बहुत दे ली वोट, अब ये दे दूँ, और वो 4 साल का है, मैंने उसको अपने वोटिंग राइट दी। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वो राइट जो मेरे हैं वो इनअलाइनेबल है, मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता उन राइट्स को। ठीक है,
एंड ही एडवोकेट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं। सिटीजन्स देमसेल्फ एक्सरसाइज पावर। अब इनका देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि जब आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो लोगों से पूछो। अगर लोग उसमें सहमत हैं, वो काम करने के लिए आपसे कह रहे हैं हाँ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देन ही आप उस काम को करो। अगर वो लोग रेडी नहीं है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आगे आप उस काम को बढ़ाओ या करो, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो छोटे मोटे नेशन में देखने में अच्छा लगता है। अगर मान लो कहीं 500 लोग हैं और आपको पूछना है कि हमें जो इन गाँव में जितने भी हैं पेड़ पौधे लगाने या नहीं लगाने, तो 500 लोग अपनी पर्ची में हाँ ना का जवाब लिख के दे देंगे, और जिसके वोट ज़्यादा पड़ेंगे आप क्या करोगे, वही काम करोगे। वो सारे लोग बोलेंगे हाँ हमें इस गाँव में बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। लेकिन इमेजिन इंडिया, आप इंडिया में 135 करोड़ की आबादी से पूछ रहे हो कि क्या हमें दिल्ली में नई संसद भवन बनानी है। तो डू यू रियली थिंक इट इज़ पॉसिबल कि तुम 135 करोड़ की आबादी से जाके चिट्ठियाँ इकट्ठा करो, वो यस नो का जवाब लिखेंगे अपनी उन चिट्ठियों में, फिर वो चिट्ठियाँ खोली जाएंगी, फिर उनकी काउंटिंग होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे जो रूलर होते हैं, जो मोनार्क होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है, या फिर वो क्या करती है डायरेक्टली जनता से पूछती है क्या हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा करना ठीक है या नहीं ठीक है, या आपके पास इसका दूसरा कोई अल्टरनेट है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है, रूसो कहते हैं। रूसो लॉ के बारे में क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जर्नल विल, मतलब कि जो जर्नल विल से लोग बोलते हैं वही लॉ हो सकता है। मतलब मैंने कह दिया, आपने कह दिया, पूरे गांव ने कह दिया हाँ ऐसा होना चाहिए, वही जाके आखिर में कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। एंड इट एंश्योर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और इसी से क्या होगा, लिबर्टी होगी और इक्वालिटी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गाँव का साहूकार है, जमींदार है, उसके पास भी ये हक है बोलने का उस पंचायत में कि हाँ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और जो गाँव का किसान है, बहुत ज़्यादा रामलाल टाइप का है, कोई बैल वैल चराता है छोटे मोटे, उसके पास भी इक्वल राइट होगा कि वो भी जाके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू उस वोट को एक्सरसाइज करे, उस अपनी पावर को एक्सरसाइज करे, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गई होंगी आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से। बोरिंग नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना, बढ़िया तरीके से इनकी लाइफ वाइफ के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। अब इनके क्रिटिक भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पॉलिटिकल थिंकर है, नेक्स्ट थिंकर आएगा, इनकी बुराई तो करेगा, क्योंकि बुराई नहीं करेगा तब तक वो अपना वर्क कैसे पब्लिश करेगा। तो रूसो को डिस्टिंग्विश करते हैं इस तरीके से, सॉरी क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी है, मैं कुछ गलती इसको पढ़ गई थी। तो देखो यहाँ पे ना इन्होंने ना इनइक्वालिटी, जो समाज में बहुत ज़्यादा विविधता फैली हुई है, किस तरीके से कोई अमीर है कोई गरीब है, तो वो कैसे आया और क्यों आया, तो उसका बहुत बड़ा क्रिटिक है, ये क्रिटिक करते हैं, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, चैलेंज करते हैं, किस बेसिस पे। तो जो रूसो हैं हमारे, वो प्यारे क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी और दूसरा कहते हैं मोरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इसको हम कन्वेंशनल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। देखो नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है कि डिफरेंसेस इन एज, हेल्थ एंड इंटेलिजेंस। इनका मानना है कि जब नेचर ने हमें बनाया तो कुछ लोगों को क्या बनाया, कुछ लोगों को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा, किसी को काला। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि भगवान ने सिर्फ मुझे दो ही हाथ क्यों दिए हैं, और मैं ऐसे करके मैं बोलूँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी, बट बस मैं इस बात पे लड़ नहीं सकती। खैर लाइक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि भगवान ने मुझे इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिए हैं, या फिर नेचर ने मुझे इतना छोटे छोटे बाल इसलिए दिए हैं, बाकी सारे लोग के इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बाल हैं। तो मैं इस चीज़ पर नहीं लड़ सकती, ये एक इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। ये क्या है, ये नेचर से मिली है मुझे, वो नेचुरल है, इसको आप मिटा नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी तरीके की इनइक्वालिटी की ये बात करते हैं, जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, तो वो कहते हैं वो क्रिएटेड होती है सोसाइटी के द्वारा, उसे हम खुद क्रिएट करते हैं, जो कि वेल्थ से क्रिएट होती है, स्टेटस से क्रिएट होती है और प्रॉपर्टी से क्रिएट होती है, ठीक है। आपने समाज में बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक जो फ्यू पीपल हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का ढंग से खाना भी नहीं है। तो जो समाज में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी आई वो किसने फैलाई, तो आप कहोगे सोसाइटी ने फैलाई। कि सोसाइटी ने कैसे फैलाई, सोसाइटी ने उसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए ताकि वो ग्रो करे, चांसेस दिए उसको और बढ़ाने के, और उससे वो एक्सप्लॉइट होते गए, और ये जो गैप था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप एकदम एक पोल के एंड पे खड़े हो, एक पोल के एंड पर जो अमीर है और दूसरे पे कौन है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये कैसे क्रिएट है, तो कहते हैं ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की वजह से क्रिएट हुआ, ठीक है। एंड ही सॉ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। और ये कहते हैं जब भी इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दे, वो बोलना शुरू कर दे कि मेरा खेत आज से अलग है, मेरे जो गाय भैंस हैं वो अलग है, मेरी बकरियाँ आज से तुम सब सारे लोग गाँव वालों से अलग है, तो तुम समझ जाओ कि वो शुरू हो रहा है वहाँ से कौन, इनइक्वालिटी का ढंका वाला खेल, ठीक है।
तो जहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी के लोग डिमांड करने लगे, बात करने लगे, वही क्या बताया इन्होंने, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया ऑपरेशन का, ठीक है। एंड एंटिसिपेटेड सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या करते हैं, जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट क्रिटिक है इनइक्वालिटी का, उसको ये थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से मार्क्सवादी कहते हैं कि जो समाज में इतनी भी बुराई है वो सब किसकी वजह से आई है, कैपिटलिज्म की वजह से आई है, वही समाज की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक लोगों को और मोरल वैल्यूज़ को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को ये समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू ऑन एजुकेशन। अब वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनका मानना है चाइल्ड शुड ग्रो नेचुरली, नॉट बी फोर्स्ड इनटू रिजिड सिस्टम। जो एमिले इनकी बुक है उसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चा है, जो छोटा सा बाबू है, उसको ना नेचुरली ग्रो करना चाहिए, ठीक है, ना कि उसको फोर्स करना चाहिए किसी रिजिड सिस्टम में। देखो आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों पैदा कर लेते हैं, भाई उनको इतना ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं या फिर इतना उन्हें शुरू से कंट्रोल करते हैं, उनमें कम कंपटीशन होता है बच्चों में, लेकिन मुझे लगता है उनके पेरेंट्स में ज़्यादा होता है। मैंने देखा है भाई, मतलब पढ़ने के लिए इतना फोर्स करते हैं, खेलने नहीं देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, कहीं जाने नहीं देते, मूवीज़ नहीं देखने देते। तो उनका मानना है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको नेचुरली ग्रो करो। ऐसा नहीं कि आप उन पे एकदम से बैठ गए हो तन के कि आप मेरे हिसाब से करोगे काम जो करोगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको घर से निकाल देंगे। तो एक रिजिड सिस्टम मत बनाओ बच्चों के लिए, ठीक है। इससे एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, चलो फिर उन्होंने एजुकेशन के लिए बोला कि आपको हमेशा शिक्षा ऐसे देना चाहिए जो नर्चर किसी नेचुरल गुडनेस को, जो लोगों में अच्छी शिक्षा भरे, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। आपका पढ़ने का तभी सफल है पढ़ना आपका जब आपके पास नैतिकता आएगी बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा कि समाज में बुज़ुर्गों की हमें क्या करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, टीचर्स से सम्मानपूर्वक बातें करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। तो इस तरीके से जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो इंसान में क्या करनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ा रहे हो, जो टेक्नोलॉजी फक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो, लेकिन आप मोरल वैल्यूज़ को लोगों के अंदर डालना ही भूल गए हो, उन्हें पढ़ाना ही भूल गए हो। तो वे अपने पाथ से एकदम डिपार्चर होते चले जा रहे हैं और मोरल वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड होती जा रही है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे लिखा था, कंपटीशन लिखी थी जिसमें फ्रांस में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जो वो इसी के बारे में थी। वो इसी में यही बताती है किस तरीके से सिविलाइजेशन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो मोरली लोगों को कितना करप्ट करती जा रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं फ्रीडम को और मोरालिटी को, ठीक है। मोरालिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर और फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो कुछ भी कर सकें, कुछ भी सोच सके, कुछ भी खा सके, पी सके, ठीक है। एंड ट्रेंड सिटीजन फॉर पार्टिसिपेशन इन सिविक लाइफ। और क्या होनी चाहिए एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन दो बच्चों को जो क्या करें, उन्हें सिटीजनशिप लाइफ में या फिर सिविक लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए बोले। अब जैसे कि मैं हूँ और मेरे ग्रुप में 8-10 लोग हैं, 8-10 नहीं मतलब मैं 50 लोग मान लेती हूँ, तो मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसमें मुझे पता है सोशल सर्विस कैसे करते हैं, लोगों की सेवा कैसे करते हैं, कचरा कैसे उठाते हैं, कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाते हैं, सबके साथ व्यवहार कैसे करते हैं। तो ये मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पढ़ाई भी जाती हैं। आप अगर देखो मोरल साइंस का हमारे लिए अलग से बुक होती है बहुत ही बचपन से, जहाँ मोरल स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं और हमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। कंसिडर एज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और इनका मानना है कि यही सब क्या है, मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बहुत बड़ा फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी वगैरह की यहाँ पे उन्होंने बात नहीं की है, मॉरल वैल्यू को बात की है उन्होंने, ह्यूमन बींग्स के गुडनेस की बात की है। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो इनका थोड़ा सा ना हम इन्फ्लुएंस और समझ लेंगे, इनका इन्फ्लुएंस किन किन पर पड़ा। तो सबसे पहले इन्होंने जो इंस्पायर किया वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो इतनी बड़ी क्रांति आई थी 1789 में, उसमें इनका बहुत 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 बड़ा रोल था, जिसमें इनके आइडिया थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन्होंने ही बोला था कि आपके पास लिबर्टी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपके पास इक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि नेचर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन समाज की कुछ करप्शन है, समाज में इतना करप्शन फैला हुआ है, उन्होंने एक बहुत बड़ा वाइड गल्फ क्रिएट कर दिया जिसमें अमीर अलग कर दिए हैं और गरीब अलग कर दिए हैं, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये जो सारे आइडियाज़ थे इससे लोग इतने इंस्पायर हो गए, इतने इंस्पायर हो गए कि लास्ट में ये आउटबर्स्ट होता है इन अ रेवोल्यूशन, जिसको फ्रांस की क्रांति कहते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा कुछ भी पढ़ा है तो भाई रूसों के बारे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने आइडिया से, और लोग भी इनको भाई फिर बहुत ज़्यादा वाह वाह करने लगते हैं। रूसो हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस अमेरिकन डेमोक्रेटिक आइडियाज़। देखो इन्होंने क्या है, जो अमेरिका में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। अमेरिका की जो अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर वहाँ के सिस्टम की बात करें, तो आपने देखा हो कितनी लिबर्टी है वहाँ पे, बहुत 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 लिबर्टी है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी है लोगों में। इक्वालिटी तो नहीं है खैर,
क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिज्म है। और लेकिन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि सारे ही वहाँ अमीर हैं। वहाँ पे गरीब तो मुझे लगता है होंगे, लेकिन इतना गरीबी नहीं होगी जितनी भारत में गरीबी है या फिर एशियन कंट्री में गरीबी है। वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सारे लोगों के पास, सारे लोग वेल एजुकेटेड हैं, उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और इतना डॉलर भाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वहाँ के लोग गरीब तो नहीं होंगे ढेर। ठीक है। लेटर थिंकर्स इन्फ्लुएंस कांट मोरल ऑटोनॉमी, जो कांट थे, ठीक है, वो मोरल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो किससे इंस्पायर थे, रूसो से इंस्पायर थे। उसी तरीके से हीगल आते हैं नेक्स्ट। हीगल कलेक्टिव स्पिरिट की बात करते हैं। इन सारे ऑथर्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऑथर्स बोलो, थिंकर के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे किस तरीके से कौन कौन से आइडिया उन्होंने रूसो से लिए थे। मार्क्स और जो सोशलिस्ट थिंकर है वो कहते हैं क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी। जो क्रिटिक होते हैं इनइक्वालिटी और प्रॉपर्टी के, तो वो कहीं ना कहीं एक आइडिया लेते हैं कहाँ से, रूसो से, क्योंकि रूसो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, वो उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया करते थे, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी, और ये जो बेसिस देते हैं किसका, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, मतलब आपको सरकार के सारी गतिविधियों में काम लेना चाहिए। सरकार कोई नियम बना रही है, कोई फैसला बना रही है, तो आपको पता होना चाहिए और आपकी उसमें हाँ या ना ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाओ, सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाओ, जो क्या हो, पार्टिसिपेटरी हो। आपको पता होना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या करे क्या नहीं करे। आप इतने इग्नोरेंस मत हो जाओ, अपने काम में इतना उलझ मत जाओ कि सरकार अपने आप को डिक्टेटरशिप बनाती जा रही है धीरे धीरे धीरे, और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे मत हो जाओ, ठीक है। और ये पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी का अल्टीमेट मतलब ये है, कॉमन पीपल जब सबसे ज़्यादा हेड होते हैं किसी स्टेट में या उनके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो उसको हम पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, क्यों कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं वो है रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम। अब इनका मॉडर्न टाइम में क्या रिलेवेंस है वो भी समझ लेंगे। तो जितने भी हम डिबेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो डेमोक्रेसी के ऊपर हो गई, चाहे अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रहता है रूसो के आइडिया के, ठीक है। डेमोक्रेसी के फीचर्स आप जानते ही हो अच्छे तरीके से, जहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो कैसे माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं, सारे लोग के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। वहीं अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, एक सरकार जब बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाती है, किसी दूसरी पार्टी को अथॉरिटी में नहीं आने देती है, खुद ही सारी चीज़ों को कैप्चर कर लेती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, चाहे जुडिशरी हुआ, ठीक है, तो अथॉरिटेरियनिज्म की फॉर्म ले लेती है। दूसरा क्या है, जब हम इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, कलेक्टिव गुड की बात करते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब होता है जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मैं अपने आप को सेंटर में रखते हुए तब चीज़ें करती हूँ, तब चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचती हूँ। वहीं जो रूल्स हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कलेक्टिवली सारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं, ये अर्थ हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, तो हमारे ह्यूमन बीइंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की बात कौन करता है, रूसो करते हैं। फिर जो नेक्स्ट आइडिया ये देते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट। जो इनइक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होनी चाहिए, होती है एक्चुअली, वो किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉपर्टी राइट्स भी तो छिन जाएंगे। अगर मान लो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके या फिर अपनी फैमिली के लेबर ओरिएंटेशन को लगा के एक बहुत बड़े फील्ड को साफ़ किया, लेकिन सरकार वाले आ गए, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर तुम इसको रखोगे, तुम ऐसा करो, इस प्रॉपर्टी को हमें दो, इस पर कल से सारे लोग काम करेंगे और सारे लोग मिलके इसमें मस्त टोमेटो सब में इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। भाई मेरी आत्मा रो आएगी, पूरे वक्त हमने काम किया है। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो और प्रॉपर्टी राइट्स वो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर आप प्रॉपर्टी राइट किसी से छीन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और इसका मॉडर्न एप्लीकेशन देखने को, देखो डिबेट्स तो हमें इस चीज़ पे दिख जाती हैं, लेकिन इसका मॉडर्न एप्लीकेशन हमें कहाँ का देखने को मिलता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मूवमेंट। देखो जितने भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मूवमेंट है वो हमें प्रेजेंट डे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं अपनी मांग लेकर, डिमांड लेकर, तो उसको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ही कहते हैं। अगर देखो कहीं भी, अभी देखो थोड़े टाइम पहले एसएससी का पेपर, यूपीएससी, इन सब के पेपर लीक होते रहते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं सड़क पे उतर आते हैं और जो कार्यालय मुख्यालय होता है उसके बाहर धरना देने लगते हैं, दिन दिन रात भर वहीं पड़े रहते हैं। तो ये क्या, ये हमारा एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है किसमें, डेमोक्रेसी में। दूसरा है सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, समाज में कैसे होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए और वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक है। वेलफेयर स्टेट ऐसा जहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, साथ में साथ समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और सबके बारे में सोच रहे हैं, ग्रीडी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है।
एजुकेशन रिफॉर्म प्रमोटिंग चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, और जो एजुकेशन जो शिक्षा दी जा रही है आपके देश में वो क्या करनी चाहिए, चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए उसको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है जो अननेसेसरी, नहीं, आप ये देखो वो जो छोटा सा बच्चा है वो 7 साल की उम्र में कितना समझ सकता है, कितना चीज़ों को रिटेन कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको उसको एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन उस हिसाब से उसको देनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेवेंस इसका समझ में आ गया। मॉडर्न टाइम्स में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, साथ में जो लास्ट हमें देखने को मिलता है तो वो है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को भी समझ लेंगे, और ऑलमोस्ट ये हमारी कंप्लीट हो ही गई है वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को था नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब इसमें डाला हुआ था और वही हमने पढ़ लिया। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे जो रूसो हैं वो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर है हु ट्रांसफॉर्म डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर इसलिए क्योंकि इनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, इतने ज़्यादा कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी क्रांति करवा दी सिर्फ और सिर्फ इनकी विचारधारा ने। ठीक है, तो इसलिए इन्हें रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है। एंड ही एडवोकेटेड फ्रीडम विद इक्वालिटी, ये फ्रीडम की बात करते हैं कि समाज में फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे लोग समान होने चाहिए, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए, छोटे बड़े का फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जो सोवरेनिटी है, जो पावर है, अल्टीमेटली किस में लाई करनी चाहिए, कॉमन पीपल में लाई करनी चाहिए, वो वहाँ के रहने वाले नागरिकों में, उनके अंदर शक्ति हो, उनके अंदर ये पावर हो कि वो अपनी रैशनैलिटी से, अपने तर्क वितर्क से या जर्नल विल से वो अपने सोवरेन को चुन सकें, अपने मोनार्क को या फिर अपने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को चुन सकें। ठीक है, और एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सिविक वर्च्यू होना चाहिए। आप जितना भी एजुकेट कर रहे हो, अपने बच्चों को कर रहे हो, बड़ों को कर रहे हो, यूथ को कर रहे हो, उसमें बताओ कि समाज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समाज में गुडनेस फैलानी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हिज फिलॉसफी रिमेन फाउंडेशनल इन पॉलिटिकल थॉट, इनके कितने भी क्रिटिसिज्म कर लो आप, कितना भी इनको कुछ भी कह लो, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, फाउंडेशनल रहते हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई बढ़िया तरीके से। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं रूसो के बारे में पढ़ने में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उन्होंने 1762 में रखी है वो याद रखनी है, एमिली बुक का नाम याद रखना है, और याद रखना है कि उन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की थी, उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था, इनइक्वालिटी के बारे में क्या कहा था, इनका जो स्टेट ऑफ नेचर था वो क्या था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूसो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, समझ में आई होगी। आप इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम दिसंबर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, साथ में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, बने रहो मेरी एंड तक। ठीक है, बाय बाय।